गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक अपना वो है क्लासियस-मसोटी रिलेशन। ये अपन बात करें विद्युत प्रवृत्ति और ध्रुवणता में संबंध। कभी कभी तो डायरेक्ट एक क्लासियस-मसोटी के नाम से आएगा और कभी क्या होगा विद्युत प्रवृत्ति एवं ध्रुवणता में रिलेशन से संबंध से आएगा। जैसे अपने पास ये कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। इस समांतर प्लेट संधारित्र की इस प्लेट पे प्लस आवेश है, इस वाली पे क्या है माइनस आवेश, ठीक है। जैसे इसमें परावैद्युत पदार्थ इसमें रखेंगे अपन तो उसमें धन और ऋण अणु दोनों होते हैं। तो ऋण अणु किधर जाएंगे, धन प्लेट की ओर जाएंगे और धन अणु किधर आएंगे, ऋण प्लेट की ओर, जिसके कारण ध्रुवण होगा। उस ध्रुवण के कारण भी कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र आएगा। एक इसमें मैं आर त्रिज्या का एक गोला काट कर बाहर निकाल दिया। जैसे अपने पास बर्फी बनाते हैं, प्लेट में अपन ने जमा लिया, उसमें से बिल्कुल अपन ने बीच में से काटा और बाहर निकाल दिया। या जैसे अपने पास कोई भी कागज है, ये देखो, ये अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र, एक पे प्लस और एक पर क्या है, ये बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। इसके बीच में से मैं स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला काट दिया, ये निकाल दिया। तो इस अर्ध गोले पर और ये इधर वाला अर्ध गोला, ये माइनस है तो प्रेरण के कारण इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये प्लस है तो इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा। बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2r। तो एक ये विद्युत द्विध्रुव की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, विद्युत द्विध्रुव की तरह। तो इस पर केवल बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगता है, जो भी आपने परावैद्युत पदार्थ रखा है इसमें, उस पर केवल बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगता, उसके अलावा भी विद्युत क्षेत्र लगते हैं। तो उस विद्युत क्षेत्र को अपन बोलते हैं स्थानीय विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, स्थानीय विद्युत क्षेत्र, जिसका मान अपन लोरेंज के अनुसार निकालेंगे। लोरेंज के अनुसार इस स्थानीय विद्युत क्षेत्र को कितने पार्ट में डिवाइड किया, E0 प्लस E1 प्लस E2 और प्लस E3, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, E0, E1, E2 और E3। अपन सब की वैल्यू अलग अलग निकालनी है और इस फॉर्मूले में रखना है, तब जाके अपना लास्ट आंसर आएगा। तो लिखो इसमें, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं, परावैद्युत पदार्थ पर रखते हैं, तो उसके प्रत्येक परमाणु पर केवल बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगता, बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगता, बल्कि परावैद्युत के अन्य द्विध्रुवों के कारण भी विद्युत क्षेत्र कार्य करता है, जिसे स्थानीय विद्युत क्षेत्र कहते हैं। स्थानीय विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जिसका मान लोरेंज के अनुसार ज्ञात करते हैं। लोरेंज के अनुसार ज्ञात करते हैं।
सबसे पहले मैं ई नोट की बात कर रहा हूँ। ये ई नोट विद्युत क्षेत्र कौन सा है? ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है। कब? जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ उपस्थित नहीं होता है, उस स्थिति का जो अपना विद्युत क्षेत्र लगेगा वो कौन सा लगेगा? बाह्य विद्युत क्षेत्र। और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा फ्री जिसको अपन बोलते हैं। और अपन को पता है कि सिग्मा फ्री किसके बराबर में था? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन सदिश के बराबर में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई नोट बराबर में डी अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2। पहला विद्युत क्षेत्र आ गया अपने पास। सेकंड विद्युत क्षेत्र E1। ये E1 कब आएगा? जब अपन समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जब परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो ध्रुवण के कारण, क्योंकि माइनस वाला किधर आएगा? प्लस की तरफ, और प्लस वाला किधर आएगा? माइनस की तरफ। उस स्थिति में जो अपना पास प्रेरित विद्युत क्षेत्र होगा वो आपका कौन सा कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र E1। जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो प्रेरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है अपना? E1 होता है। और प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी अपन ने ज्ञात कर रखा है पहले ही, पता है क्या आपको? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा पी की वैल्यू थी माइनस का पी, मैंने निकलवा रखा है, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 3। थर्ड आपके पास विद्युत क्षेत्र E2। ये क्या अपने पास परावैद्युत माध्यम में से, परावैद्युत माध्यम में से स्मॉल r त्रिज्या का गोला काटकर अलग कर लिया जाए तो ऋण प्लेट के सामने अर्धगोले पर ऋणावेश व धन प्लेट के सामने अर्धगोले पर धनावेश आ जाता है, जो किसकी तरह काम करेगा? यह गोला एक द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा। देखो ऋण प्लेट के सामने वाले पर ऋण आ रहा है और धन वाले के धन आ रहा है, वो ये वाला माइनस था, ये अलग चीज़ है। ये तो अपन ने जैसे परावैद्युत पदार्थ रखा तो वो ऋण आवेश इसकी तरफ आकर्षित हो रही, वो हमारा प्रेरित विद्युत क्षेत्र हो चुका था। तो इस स्थिति में अपने पास विद्युत क्षेत्र क्या आएगा? देखो द्विध्रुव के कारण
कारण विभव फाई बराबर में होता है KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, मैं अब इसका डायग्राम बना रहा हूं, यहां देखना। ये है, ये इसकी त्रिज्या R है, ये कोई भी दिशा मैंने मान ली Z, चाहे आप X मानो, चाहे Y मानो, चाहे Z मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ में एंगल क्या बनाएगा? थीटा। इस R का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? R cos थीटा। और वो R cos थीटा किसके बराबर में होगा? Z के बराबर में। तो R cos थीटा इजिकल टू क्या आएगा? Z। यहाँ से cos थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये आएगी Z अपॉन R। इसमें रखूं तो अपने पास क्या बनेगा? फाई बराबर KP Z अपॉन R क्यूब। अब यहाँ पर स्मॉल p क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है ये प्रेरित। और अपने पास एक फॉर्मूला था ध्रुवण सदिश का, कैपिटल P बराबर, ये था प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन आयतन। ध्रुवण सदिश जब मैंने पढ़ाया था तो किसी परावैद्युत पदार्थ को अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? ध्रुवण सदिश कहलाता है। ठीक है, तो यहां से अपने पास स्मॉल p तो अपना प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है, और गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई R क्यूब कैपिटल P। इसमें रखूँ और यहाँ से मैं k की वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ, तो फाई बराबर इजिकल टू k की वैल्यू पुट करूँगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Z अपॉन R क्यूब, ऐसे कैसे, इंटू स्मॉल p की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, रख दिया हमने। 4 पाई से कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या? R क्यूब से R क्यूब। तो हमारे पास फाई की जो वैल्यू बची वो केवल कितनी बची? PZ अपॉन, और अपन को पता है कि विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध ये होता है, तो इसका मतलब केवल एक ही डायरेक्शन है, डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, क्योंकि हमने जेड ही तो माना है, तो केवल एक डायरेक्शन बची। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से ई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का डेल अपॉन डेल जेड पी जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के कैप। तो जेड का 1 हो जाएगा, तो आपके पास ई वेक्टर का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 1/3 पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप। या आप इसको मोड की फॉर्म में लोगे तो P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 4। अब सुनना, ये जो मैंने सेकंड विद्युत क्षेत्र निकाला, एग्जाम में अलग से 3 नंबर का पूछेगा इसको। भाई ये बड़ा टॉपिक तो आएगा 7 नंबर का, इसमें इसको अलग से पूछ लेता है 3 मार्क्स का। तो अलग से निकालने के लिए आपको केवल जो मैंने पार्ट सेकंड करवाया है वही करके आना है। तो समीकरण नंबर 3 होगी है। ठीक है, अब लास्ट विद्युत क्षेत्र बन गया आपके पास 4th विद्युत क्षेत्र E3। E3 कौन सा होगा? जैसे अपन ने गोला निकाला तो अंदर खोखला भाग हो गया, और खोखले भाग के अंदर सारा आवेश तो कहाँ पर, पृष्ठ पे ही तो है। तो चालक के अंदर आवेश कितना होता है? 0। जब आवेश 0 है तो विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा? 0। तो गोले के अंदर
आवेश का मान शून्य होने के कारण E3 कितना होगा? समीकरण नंबर 4। ये सारे मान किस में रखूंगा मैं? समीकरण नंबर 1 में। देखो समीकरण 2, 3, 4 से मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो अपने पास ई एल बराबर यह आ जाएगा डी अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 प्लस 0। रख दिए सारे मान। इन दोनों से एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहा हूं मैं, तो d माइनस पी बनेगा ना। अब मेरे पास एक था विस्थापन सदिश, ये क्या था? एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। तो यहां से d माइनस पी बटे एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा? ई बनेगा। भाई यहां से इसको इधर लेके गया, एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड दिया, तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैं कैपिटल ई रख सकता हूँ ना। तो आपके पास ई एल इजिकल टू क्या बनेगा? कैपिटल ई प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। परमाणवीय या परमाणविक ध्रुवणता से क्या था? P प्रोपोर्शनल टू विद्युत क्षेत्र, और समानुपात चिन्ह हटाते तो एक क्या आता है? कांस्टेंट अल्फा। अल्फा परमाणविक ध्रुवणता थी अपने पास। n परमाणु, यदि परमाणुओं की संख्या क्या हो? परमाणुओं की संख्या कैपिटल N हो, तो आपके पास P बराबर में क्या आ जाएगा? N अल्फा EL। EL का मान यहाँ से उठा के रख दो, तो देखो क्या बनेगा? P बराबर में N अल्फा इंटू E प्लस P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। P वाले पार्ट को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो P माइनस N अल्फा P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू N अल्फा E। दोनों से P कॉमन आ रहा है। 1 माइनस N अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 इजिकल टू आपके पास क्या आएगा? इसका मैं इधर भाग दे रहा हूं, तो आपके पास बनेगा P बराबर N अल्फा E अपॉन 1 माइनस N अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यही था ना? कंफर्म कर लेते हैं अपन। 1 माइनस N अल्फा अपॉन। विद्युत प्रवृत्ति में जो संबंध था काई एप्सिलॉन नॉट था ना, रख दो इसमें। तो काई एप्सिलॉन नॉट E इजिकल टू N अल्फा E अपॉन 1 माइनस N अल्फा अपॉन E से E कैंसिल आउट। इसको इधर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। 1 माइनस N अल्फा 3 एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू, इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कराओ। देखो काई एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास क्या बनेगा? N अल्फा अपॉन काई और 3 इजिकल टू, इधर क्या बन रहा है आपके पास? N अल्फा।
काई एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू एन अल्फा 1 प्लस काई अपॉन 3, 3 एलसीएम आएगा। तो काई एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू एन अल्फा, ये तो 3 आ गया, यहाँ से 3 प्लस काई। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो काई है 3 प्लस काई को तो इसके नीचे लेके जा रहा हूँ और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो ये बन जाएगा आपके पास काई अपॉन 3 प्लस काई इजिकल टू एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या कहलाता है, क्लासियस मोसोटी संबंध। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एग्जाम में फिक्स है, हर साल आएगा ये, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें एक स्टेप और निकाल रहा हूँ मैं, परावैद्युतांक के रूप में संबंध और पूछ लेता है। हम जानते हैं कि 1 प्लस काई इक्वल टू क्या होता है, तो काई की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, एप्सिलॉन आर माइनस, इसमें रखूँ तो एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन, यहाँ से 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे, एप्सिलॉन आर प्लस 2 इजिकल टू एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी इस रूप में भी क्या करवा लेता है वो, प्रूफ करवा लेता है। तो ये बड़ा टॉपिक था काफ़ी, जो एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। अब इसको आप नोट कर लो।